देखिए, लेक्चर किस पार्ट में हमें डिस्कस करना है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, क्या है ये, उसको समझने की कोशिश करिए। एसिड को जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। ठीक है, अब देखो, कोई भी एसिड चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, कोई भी बेस चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, जब भी कोई एसिड बेस रिएक्ट करोगे, एकदम याद रखना उस एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। हाँ, वो न्यूट्रलाइजेशन जो है पर इक्विवेलेंट डिफाइन होता है, यानी कि हमको ये एसिड वन इक्विवेलेंट, बेस वन इक्विवेलेंट लेना होता है, और ये एंथैल्पी पर इक्विवेलेंट डिफाइन होती है। पर इक्विवेलेंट डिफाइन होती है, अदर एंथैल्पीज पर मोल डिफाइन होती हैं। खैर, पॉइंट ये है, देखो आपको रिएक्शंस में कई रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, कौन एंडोथर्मिक होती है, कौन एक्सोथर्मिक होती है। अगर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएं और पूछा जाए कौन एक्सोथर्मिक है कौन एंडोथर्मिक है, तो आपको काफ़ी हद तक ये बताना आना चाहिए। तो जैसे न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, अगर कोई भी एसिड बेस के बीच में दिया है तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि वहाँ पे एंथैल्पी नेगेटिव होगी, रिलीज हो रही होगी एनर्जी। ठीक है, और समझते हैं। देखो, हीट एक्सचेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस। चाहे आप 1 ग्राम बेस को न्यूट्रलाइज करो एसिड के साथ, या 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करो बेस के साथ, अल्टीमेटली जो लिमिटिंग पॉइंट है वो ये है कि 1 इक्विवेलेंट ही न्यूट्रलाइज होना चाहिए, चाहे वो एसिड का हो चाहे वो बेस का हो, चाहे दोनों का 1 1 इक्विवेलेंट हो। ठीक, अगर मान लो आपने एक एक्सेस में लिया है तो दूसरा आपको 1 इक्विवेलेंट लेना है, चाहे आप एसिड एक्सेस में ले लो तो बेस को 1 इक्विवेलेंट लो, और चाहे आप एसिड को 1 इक्विवेलेंट लेके बेस को एक्सेस में ले लो। ठीक है, यानी कि जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिफाइन होगी, याद रखना पर इक्विवेलेंट होगी, पर मोल डिफाइन नहीं होती है ये। तो अच्छा, एक बात और कि द रिएक्शन बीन कैरिड आउट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका बहुत ध्यान देना है कि रिएक्शन किस में हो रही हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन में। तो उस प्रोसेस में फिर जो एंथैल्पी रिलीज होगी वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे कहलाएगी। जैसे मैंने क्या किया है, मैंने NaOH 1 इक्विवेलेंट, मैंने HCl 1 इक्विवेलेंट लिया है। अब इनके बीच में रिएक्शन हुई, सॉल्ट बना और H2 रिलीज हो गया यहाँ पे। ठीक, इस प्रोसेस यानी इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है उसी को नाम दिया है हमने डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, वो वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फिक्स्ड रहती है, पर इक्विवेलेंट, यानी एक इक्विवेलेंट एसिड एक इक्विवेलेंट बेस लोगे ना, तो वो वैल्यू जो रिलीज होती है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहती है। वो क्यों फिक्स्ड वैल्यू देता है उसको मैं भी डिस्कस करता हूं। देखो, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड विथ एनी स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज सेम। यही तो पॉइंट मैं आपको बता रहा था अभी कि ये सेम क्यों होती है, ये -57.3 क्यों होती है। कहीं कहीं देखोगे तो -57.1 भी लिखा रहता है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक, तो जो 57.3 या 13.7 नेगेटिव वैल्यू होगी, इसका ध्यान देना। ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यू क्यों है, पॉइंट ये है। देखो, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट किया, और जो सॉल्ट बना वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है। सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यह स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब है वो जो आसानी से डिसोशिएट कर जाए, और खासकर डाइल्यूट सॉल्यूशन में स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद क्या कर जाए, डिसोशिएट कर जाए। ठीक है, तो यहाँ यही होता है, दे फॉर्म, देखो, आर ऑल कंप्लीटली आयनाइज्ड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो, चाहे उससे बना हुआ सॉल्ट हो, डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन में वो कंप्लीटली आयनाइज करता है। ये मेन पॉइंट है। तो बोलोगे इसका क्या फर्क पड़ा, तो बोलोगे अगर आप इसको कंप्लीटली आयनाइज मानोगे तो देखो क्या हुआ, आपने यहाँ जो NaOH लिया था साथ में जो HCl लिया था, और NaCl बना, H2O बना, है ना। तो NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था तो उसको दिखा दिया हमने कि भाई वो तो डिसोशिएटेड फॉर्म में है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में वो स्पॉन्टेनियसली डिसोशिएट कर जाएगा पूरी तरह से, ऑलमोस्ट। ठीक, और HCl भी पूरी तरह से ऑलमोस्ट डिसोशिएट कर गया डाइल्यूट सॉल्यूशन में। ठीक, NaCl भी डिसोशिएट कर गया। तो अब अगर तुम वही सेम रिएक्शन को जो आपने यहाँ लिखी थी वो अगर आयनाइज्ड फॉर्म में लिख के सोचो कि क्या हुआ, तो तुमको ये समझ में आएगा
कि Na जो था यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में Na पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में Na पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया सेम आयन, और Cl नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया सेम आयन, तो फिर बचा क्या भाई, OH नेगेटिव H पॉजिटिव आयन एक्वस कंडीशन में। और H2O को मैंने आयनाइज करके यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि वो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है H2O लिक्विड, ठीक। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और जो सॉल्ट बना वो भी स्ट्रॉन्ग, वो कंप्लीटली दोनों तरफ आयनाइज्ड फॉर्म में ही रहेंगे, तो अल्टीमेटली ये NaOH और HCl की जो रिएक्शन हुई है उसको केवल आप ऐसे लिखोगे तब भी बात वही रहेगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन एक्चुअली OH नेगेटिव H पॉजिटिव के बीच की रिएक्शन ही है जिसमें कि H2O बन रहा है, ठीक। तो ये जो रिएक्शन हुई है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे इसको, इस एंथैल्पी को डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे, और इसकी वैल्यू आपको फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी क्योंकि वो हर बार ये निकल के आएगा ना OH नेगेटिव H पॉजिटिव, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हर बार यही रिएक्शन होगी, इसीलिए हर बार ये उनकी फिक्स्ड वैल्यू होगी। अब एक पॉइंट यहाँ समझना ये है कि क्या इस रिएक्शन में H2O फॉर्मेशन हुआ है ऐसा हम कहेंगे, क्या इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम H2O की फॉर्मेशन एंथैल्पी कह सकते हैं, तो आंसर है नहीं कह सकते, क्योंकि भैया जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिस्क्राइब करते हो तो जिसके लिए भी करते हो उसको एलिमेंट्स की मदद से बनाया जाता है। तो H2O लिक्विड के लिए अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिस्क्राइब करोगे तो H2 गैस और O2 गैस लेकर डिस्क्राइब करोगे, मतलब अभी जो रिएक्शन मैंने लिखी है जिसमें आयंस नहीं यूज किया मैंने एलिमेंट यूज किए हैं, इस रिएक्शन की एंथैल्पी को आप एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ H2O कह सकते हैं, और वो वैल्यू डिफरेंट होती है। देखो यहाँ H2O बना आयन से H प्लस OH माइनस, तो देखो उसकी एंथैल्पी क्या है, और इसी को आपने नाम दिया है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और यहाँ आप उसे कहेंगे एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ H2O, तो इस डिफरेंस को आप नोटिस कर लीजिए ठीक से। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बाय मिक्सिंग H2SO4 एंड KOH, इतना क्वांटिटीज दी गई हैं। इफ हीट जनरेटेड बाय मिक्सिंग इज 1.15 किलो जूल। यहाँ पहले कुछ बेसिक पॉइंट समझ लो आगे बढ़ने से पहले। देखो जब आप किसी एसिड को लेते हो, किसी भी एसिड को, और जब किसी बेस को लेते हो, ठीक, कितना क्वांटिटी, 1 इक्विवेलेंट और 1 इक्विवेलेंट, तो उस वक्त जो एंथैल्पी रिलीज होती है, इसमें हमेशा एंथैल्पी रिलीज होती है, निकलती है एंथैल्पी, मतलब नेगेटिव आती है वैल्यू, तो उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ध्यान देना 1 इक्विवेलेंट और 1 इक्विवेलेंट एसिड बेस लेने पर। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं वो हम नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक बात मैं समझा दूं कि कुछ बेसिक पॉइंट्स में ये भी आता है कि जब हम मोलैरिटी, ध्यान सुनना, मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं ना लीटर में लेकर, तो ये हमको मोल्स ऑफ सॉलिड बताता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और अगर हम इसको ml में ले लेते हैं, इसको हम लोग किसमें ले लेते हैं, ml में, वॉल्यूम को, तो ये हमको मिली मोल्स बताता है, मिली मोल्स। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम अगर लीटर में लिया जाए वॉल्यूम को, तो ये हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या फिर इक्विवेलेंट्स बताता है, और वही अगर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ml में ले लिया जाए तो ये हमको मिली इक्विवेलेंट्स बताता है, मिली इक्विवेलेंट्स। ये बेसिक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो अब मेरे को यहाँ पर ये मालूम करना है कि भाई जो H2SO4 लिया गया है और NaOH जो लिया गया है उसके कितने मिली इक्विवेलेंट्स हैं। बहुत सीधी सी बात है, ये 100 ml है और ये 0.1 मोलर है, तो ये बताओ ये 0.1 मोलर नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे, बोल के बहुत सीधी सी बात, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। H2SO4 दो H पॉजिटिव दे सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, और NaOH केवल एक OH दे सकता है तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1। तो 0.1 मोलर में जब आप वैलेंसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक्चुअली 0.2 नॉर्मल के बराबर आएगा, और हमको यहाँ पे नॉर्मेलिटी से मतलब है क्योंकि यहाँ हम 1 इक्विवेलेंट और 1 इक्विवेलेंट के लिए डिफाइन करते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को। अच्छा ये कितना दिया है, बोलोगे ये 0.2 मोलर दिया है, और उसकी वैलेंसी कितनी है तो बोलोगे 1 है, तो यानी ये 0.2 नॉर्मल भी आ जाएगा,
ठीक है ना। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये पॉइंट आप समझ लो। अब आगे बात करते हैं। देखो, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 कैसे निकालोगे? तो मैंने ये नीचे यहाँ पे समझाया आपको कि वॉल्यूम ले लेंगे ml में, भाई मिली इक्विवेलेंट्स निकालने हैं ना, इसीलिए वॉल्यूम ml में ले लेंगे और मोलैरिटी इनटू वैलेंसी, ताकि नॉर्मेलिटी आ जाए। तो इस तरीके से ये जो आ रहा है वो 20 आ रहा है। तो ये मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड आ रहा है, ध्यान देना। और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम ml में ले लेंगे, जितना भी दिया है क्वेश्चन में, 100 ml दिया है, और नॉर्मेलिटी ले लेंगे। बोल के ये तो मोलैरिटी है ना, मैंने समझाया तो यहाँ पे कि नॉर्मेलिटी और सिमिलैरिटी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी की मदद से। तो ये उसकी नॉर्मेलिटी भी आ गई। तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml मिली इक्विवेलेंट्स देता है। तो इसके भी मिली इक्विवेलेंट्स कितने हैं? 20। तो ध्यान दो, एसिड और बेस के दोनों के बराबर मिली इक्विवेलेंट्स दिए गए हैं। यानी इसका मतलब ये निकल रहा है कि 20 मिली इक्विवेलेंट एसिड और 20 मिली इक्विवेलेंट ये बेस को आपस में जब न्यूट्रलाइज करोगे कंप्लीटली, तो इतनी एनर्जी 1.15 किलोजूल एनर्जी निकल रही है। ठीक है ना। 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है वो, और बेस न्यूट्रलाइज्ड गिव्स इतना 1.15 किलोजूल। तो क्या यही इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी? बोलोगे नहीं, वो 1 इक्विवेलेंट की डिफाइन होती है, और 1 इक्विवेलेंट किसके बराबर आता है? 1000 मिली इक्विवेलेंट्स के बराबर आता है। ठीक, इसका मतलब आप जानना चाहते हैं कि 1000 मिली इक्विवेलेंट एसिड बेस से कितनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो यानी 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से अगर इतनी एनर्जी मिल रही है, तो 1000 मिली इक्विवेलेंट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से कितनी एनर्जी मिलेगी? एकदम यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हो गया ना। 20 को डिवाइड कर दो भाई इससे। 1.15 किससे मिल रही थी? 20 मिली इक्विवेलेंट से, तो उसको डिवाइड कर दिए, तो ये 1 मिली इक्विवेलेंट से आ जाएगी अब। और फिर 1000 के लिए निकालनी थी आपको मिली इक्विवेलेंट, 1000 मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो 1.15 में 20 को डिवाइड कर दो, 1000 मल्टीप्लाई कर दो। ये जो वैल्यू आएगी अब, ये वैल्यू होगी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि ये पर इक्विवेलेंट डिफाइन हो रही है इस वक्त, पर इक्विवेलेंट। अच्छा, यहाँ पे हम साइन को माइनस ले लेंगे अपने आप, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कि न्यूट्रलाइजेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो वैल्यू सॉल्व कर ली हमने, लेकिन साथ में माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। देखिए, हम लोगों ने भी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को डिस्कस किया, उसमें और समझते हैं ये क्या है। तो हीट एक्सचेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको आप 1 इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस, द रिएक्शन बीन कैरिड आउट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी जब आप एसिड या बेस के डाइल्यूट सॉल्यूशंस को आपस में इस तरीके से रिएक्ट कराओगे कि दोनों के 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 इक्विवेलेंट रिएक्ट करें, तो जो एंथैल्पी रिलीज होगी उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। मैंने बोला एंथैल्पी रिलीज होगी, यानी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव होती है। एसिड बेस को आप जब भी मिक्स करोगे एंथैल्पी रिलीज होगी। इसको और समझते हैं। हमने 1 मोल NaOH लिया, 1 मोल HCl लिया। कितना लिया? 1 मोल 1 मोल। और हमने इनको रिएक्ट कराया। ये रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक, अब यहाँ पे जब भी हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिफाइन करते हैं, वो पर इक्विवेलेंट डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको 1 मोल 1 मोल लिया है, तो हमारा इंटरेस्ट इस बात में है कि कितने इक्विवेलेंट है वो एसिड या बेस। तो यहाँ देखो, समझो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स में वैलेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो वैलेंसी होती है एसिड के लिए क्या होती है भाई? कितने H+ एसिड वो दे सकता है एक मॉलिक्यूल उसका, और बेस का एक मॉलिक्यूल कितने OH दे सकता है। तो फिलहाल तो इतना याद रखो, HCl केवल एक H+ दे सकता है, इसके लिए इसकी वैलेंसी क्या है? 1 है। तो 1 मोल का मतलब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्विवेलेंट ही आएगा, और ये NaOH की भी वैलेंसी 1 है, इसीलिए 1 मोल में 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट भी ये 1 आएगा। यानी कि 1 मोल NaOH 1 मोल HCl का सीधा मतलब है कि 1 इक्विवेलेंट NaOH और 1 इक्विवेलेंट HCl को आपने रिएक्ट कराया। ठीक, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी है? तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड, बात को सुनना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब 1 इक्विवेलेंट और 1 इक्विवेलेंट आपस में
रिएक्ट करता है तो फिक्स्ड वैल्यू यानी कि 57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट निकलती है एनर्जी। ठीक है, और समझो, जैसे हमने नेक्स्ट रिएक्शन लिया है, H2SO4 का मैंने 1 मोल लिया, NaOH का मैंने 2 मोल लिया, क्योंकि H2SO4 डाई बेसिक है ना, ये 2 H दे सकता है, इसीलिए NaOH जो एक OH दे सकता है उसके साथ अगर रिएक्शन होगी तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल से कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। ठीक, और इस तरीके से सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो अब यहाँ हमारा इंटरेस्ट इस बात में है कि ठीक है, 1 मोल H2SO4 2 मोल NaOH से रिएक्ट तो कर रहा है, बट इक्विवेलेंट्स कितने हैं? तो देखो NaOH के जो वैलेंसी है वो 1 है, क्योंकि वो एक OH दे सकता है, एक NaOH। लेकिन H2SO4 के लिए वो वैलेंसी कितनी होती है? 2, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल 2 H+ दे सकता है। तो इस हिसाब से जो 1 मोल H2SO4 है ये एक्चुअली 2 इक्विवेलेंट कहलाएगा, क्योंकि मोल में हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं? वैलेंसी को, तब मिलते हैं इक्विवेलेंट्स, या उसे ग्राम इक्विवेलेंट्स भी कहते हैं। तो H2SO4 एक्चुअली 2 इक्विवेलेंट्स है, और NaOH जो कि 2 मोल है, अगर उसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 इक्विवेलेंट आएगा। यानी 1 मोल H2SO4 और 2 मोल NaOH का रिएक्ट करना बिल्कुल वही बात है कि 2 इक्विवेलेंट H2SO4 और 2 इक्विवेलेंट NaOH रिएक्ट कर रहे हैं। बताओ इसकी एंथैल्पी कितनी होगी? एकदम सीधा क्वेश्चन है। 1 इक्विवेलेंट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो ये है वो एनर्जी जो रिलीज होती है। तो 2 इक्विवेलेंट पे जस्ट डबल हो जाएगी ना भाई, इसका डबल हो जाएगी। लेकिन अब एक बहुत छोटी सी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, देखा है मैंने, किलो जूल में आपने ये तो बता दिया कि इसको डबल कर दो आप, क्योंकि 2 इक्विवेलेंट है, लेकिन किलो जूल पर इक्विवेलेंट कहेंगे क्या इसको? तो ये यहाँ गलत है कहना, यहाँ पर इसको किलो जूल पर इक्विवेलेंट कहना गलत है, क्योंकि एक्चुअली आपने वो 2 इक्विवेलेंट के लिए निकाला है। पहली बात तो समझ में आनी चाहिए। हाँ, ये वैल्यू तो डबल करके आपने एक्सप्रेस कर दी, लेकिन वो पर इक्विवेलेंट नहीं है, फॉर 2 इक्विवेलेंट्स है। तो क्या मैं इसको ये बताओ पर मोल कह सकता हूँ? तो बोलोगे कि आप सोचो, 1 मोल आपने H2SO4 लिया है और 2 मोल आपने NaOH लिया है, तो अगर आप पर मोल डिफाइन करना चाहते हो, किलो जूल पर मोल, तो आप पर मोल ऑफ H2SO4 डिफाइन कर सकते हो। और अगर आप वही NaOH के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना चाहते हो तो आप ये सेम वैल्यू यानी -2 इंटू 57.3 किलो जूल पर 2 मोल NaOH भी आप इसे कह सकते हो। ठीक, तो आपने देखा कि ये किलो जूल पर इक्विवेलेंट नहीं है इस बार, क्योंकि 2 इक्विवेलेंट्स थे, इसीलिए हमने उसको, या तो उसको कहो कि फॉर 2 इक्विवेलेंट्स, या फिर आप उसे कह सकते हो पर मोल ऑफ H2SO4। तो ये वाला करेक्ट है, बट यहां पे ये कहना इनकरेक्ट है कि किलो जूल पर इक्विवेलेंट आप इस वैल्यू को कहोगे। ठीक है, और देखो, जैसे CH3COOH एक एसिड है, ये एक एसिड है, NaOH एक बेस है स्ट्रॉन्ग। तो देखो NaOH तो आप जानते हो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लेकिन ये तो वीक एसिड है ना भाई, एसिटिक एसिड तो वीक एसिड होता है। तो आपने दोनों के 1 मोल लिए। अब ध्यान से सुनते जाओ केवल। देखो NaOH की वैलेंसी 1 होती है, इसीलिए वो 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 मोल यानी 1 इक्विवेलेंट, क्योंकि वैलेंसी 1 है। और इसकी भी वैलेंसी 1 है, केवल एक ही एच दे सकता है, एसिटिक एसिड। तो इसका भी 1 मोल जो आपने लिया है वो एक्चुअली 1 इक्विवेलेंट ही आपने लिया है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमने 1 इक्विवेलेंट दोनों का लिया। अब ये बताओ कि थ्योरेटिकली यहाँ कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, तो बोलोगे थोड़ी देर के लिए अगर हम दोनों को स्ट्रांग मान लें तो एनर्जी तो जो रिलीज होनी चाहिए वो 57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट रिलीज होनी चाहिए थी। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, इतनी रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली यानी जो एक्चुअल वैल्यू है वो उसके बराबर नहीं होगी। क्या होगी? बोलोगे हम उसकी वैल्यू तो नहीं रट सकते, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जो भी वैल्यू आएगी वो कम आएगी। बोले कम क्यों आएगी? क्योंकि देखो जब भी आप वीक कंपोनेंट लेते हो ना, तो वीक कंपोनेंट यानी वीक एसिड लो या वीक बेस ले लो, कोई भी वीक ले लो, तो उसको डिसोशिएट करने में एनर्जी लगती है। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके डिसोसिएशन में एनर्जी नहीं लग रही, वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जा रहे हैं और वो इतनी एनर्जी दे रहे हैं 57.3। लेकिन अगर आपने एक कंपोनेंट भी वीक लिया तो वहां डिसोसिएशन में एनर्जी थोड़ी कंज्यूम हो जाती है, इसीलिए 57.3 किलोजूल एनर्जी निकलनी चाहिए थी, उससे कम निकलेगी, ये तय है। ठीक, यहां माइनस साइन के लिए बता रहा है
कि एनर्जी रिलीज हो रही है, आप ध्यान दो मैग्नीट्यूड पे, तो थ्योरेटिकली ज़्यादा एनर्जी निकलनी थी बट प्रैक्टिकली कम एनर्जी निकली। तो यहाँ एक बात हमको समझनी है, वो ये समझनी है, देखो मैंने बोला थ्योरेटिकली न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी मोर नेगेटिव थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमको वो एनर्जी लेस नेगेटिव क्यों मिली? क्योंकि कुछ एनर्जी डिसोसिएशन में खर्च हो गई, कंज्यूम हो गई। किस में? बोलोगे वीक कंपोनेंट। यहां पे कौन है वो वीक कंपोनेंट? CH3COOH। तो आपको ये रिलेशन ड्रॉ करना आना चाहिए कि वीक कंपोनेंट के डिसोसिएशन में लगने वाली एनर्जी जो कि पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक, और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ जो न्यूट्रलाइजेशन है जो नेगेटिव होगी। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे ना, तो यहाँ पे एक लेस नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं अगर आपसे यहाँ पूछूं कि क्या आप डिसोसिएशन में जो एनर्जी लगी, एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन में जो एनर्जी लगी, इसको निकाल सकते हो? बोल के बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। इनका डिफरेंस निकाल लो आप, जो 57.3 है ना और 55.2 है, इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो, तो 2.1 डिफरेंस आ रहा है, लेकिन साइन पॉजिटिव आएगा। क्यों साइन पॉजिटिव? इसलिए कि डिसोसिएशन में एनर्जी लगती है, वीक कंपोनेंट जो है उसके डिसोसिएशन में एनर्जी कंज्यूम होगी, इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। तो थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल का डिफरेंस जो है वो डिसोसिएशन में कंज्यूम होता है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। NaOH और HCN लिया है मैंने। HCN क्या है? वीक एसिड है, यानी कि डिसोसिएशन में एनर्जी लग रही होगी पक्का। ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए आपके, और आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो एनर्जी इस रिएक्शन में रिलीज होगी फॉर वन इक्विवेलेंट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, वो 57.3 से कम होगी। ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए क्योंकि ये वीक है इसलिए, ठीक। तो रिएक्शन हुई, आपने इसका 1 मोल इसका 1 मोल लिया था, ठीक है, और दोनों की वैलेंसी 1 है, इसीलिए इक्विवेलेंट भी 1 1 हो जाएंगे। और अब देखो यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यू तो 57.3 होनी चाहिए थी भाई इसकी पर इक्विवेलेंट, क्योंकि एसिड बेस में इतना ही निकलता है। लेकिन ये तब होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करें। अब यहाँ पे क्या है कि बेस तो स्ट्रांग है लेकिन एसिड वीक है, यानी कि वीक एसिड में कुछ तो एनर्जी कंज्यूम होगी। तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी ना x, वो मैग्नीट्यूड में 57.3 से कम होगी। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो x वैल्यू है वो लेस है 57.3 से मैग्नीट्यूड में। ये क्लियर हो गया? हालांकि नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि एनर्जी तो रिलीज होनी है, बस कम एनर्जी रिलीज हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब देखो, जैसे मेरे को क्वेश्चन में दे दिया जाए कि भाई HCN के डिसोसिएशन में हमें जो एनर्जी यहाँ लग रही है ये दिया है 45 किलो जूल पर मोल। देखो, HCN का पर मोल और पर इक्विवेलेंट एक ही चीज है, ठीक। तो ये पर मोल को आप पर इक्विवेलेंट यहाँ मान सकते हैं। तो देखो ध्यान से सुनो, ये एनर्जी थियोरेटिकली निकलनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली जो एनर्जी निकल रही है वो कम निकल रही है। कितनी कम निकल रही है? बोल के जो डिसोसिएशन में जितनी लग गई वो उसमें से आप कम कर दो, यानी 57.3 से 45 माइनस कर दो, तो ये आपको एक्चुअल जो वैल्यू मिल रही है वो मिल जाएगी। तो हमने यही करना है यहाँ पे, यानी क्या करना है कि 57.3 से 45 को माइनस कर देना है। बोले सर आपने ये प्लस में क्यों लिया है? क्योंकि हम केवल पहले मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आप निकाल लो, इसमें से इसे माइनस कर दो और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? तो ये आ जाएगी 12.3, ठीक है। हाँ, ये ध्यान देना है कि ये वैल्यू किस में होनी चाहिए? माइनस में। इसका मतलब जो x की वैल्यू है ये आपने सॉल्व कर ली, कितनी है? -12.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट आप कह सकते हैं। आगे देखो, ये ऑक्जेलिक एसिड कहलाता है। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? COOH और COOH, ये और डाइबेसिक होता है, 2H दे सकता है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? बोल के 2 होगी। NaOH, तो इसका मतलब इसका 1 मोल अगर आप लोगे तो इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा इसका 1 मोल, ठीक है। और फिर इस तरीके से रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। अब यहाँ पे सोचो मैं आपसे पूछूं कि भाई कितना हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए?
समझने पे ध्यान दो कॉन्सेप्ट को। कितना होना चाहिए? तो तुम कहोगे कि अगर आपने इसको कितना लिया है, 1 मोल लिया है, ठीक, इसको भी कितना लिया है आपने, 2 मोल, क्योंकि उसके 1 मोल से इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा ना, तो इक्विवेलेंट वाइज कितना हो जाएगा भाई? बोलोगे इसकी वैलेंसी तो 1 है NaOH की, तो ये 2 इक्विवेलेंट रहेगा, लेकिन जो एसिटिक एसिड है उसकी वैलेंसी 2 है, तो ये 1 मोल का 2 इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन वाइज आपने एसिटिक एसिड 2 इक्विवेलेंट लिया हुआ है और NaOH भी आपने 2 इक्विवेलेंट, तो 2 इक्विवेलेंट से बताओ कितनी एनर्जी निकलनी चाहिए? बोलो 57.3 का डबल निकलनी चाहिए, तो 57.3 का डबल एनर्जी निकलनी चाहिए थ्योरेटिकली। अच्छा बताओ, क्या ये कहना सही है कि इतनी एनर्जी निकलनी चाहिए? बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान दो पर इक्विवेलेंट नहीं निकलनी चाहिए, फॉर 2 इक्विवेलेंट निकलनी चाहिए। इसका मतलब आपको यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि ये डबल तो कर दिया है, ये ठीक है, बट ये इक्विवेलेंट यहाँ नहीं लिखा रहना चाहिए था, ये फॉर 2 इक्विवेलेंट होना चाहिए था। या फिर आप ये कह सकते हो कि एसिटिक, ये जो ऑक्सैलिक एसिड है इसके 1 मोल के लिए कह सकते हो। कहने का मतलब ये कि मैं न्यूट्रलाइजेशन की जो थ्योरेटिकल वैल्यू है सही तरीके से देखूं तो इसका डबल तो है, लेकिन किलोजूल पर मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड लिखना यहां सही है। भाई ये वैल्यू पर इक्विवेलेंट थोड़ी है, ये वैल्यू फॉर 2 इक्विवेलेंट्स है, और 2 इक्विवेलेंट यहां इसके बदले आप 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड कह सकते हो। तो सही यूनिट्स को समझना सीखो। अब बताओ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, बोलोगे जो भी है इससे तो कम आएगी, ये जो तुमने डबल किया है ये थ्योरेटिकल है भाई, लेकिन रियलिटी में ये वैल्यू कम आएगी। कम इस क्यों आएगी? क्योंकि ये वीक होता है। ऑक्सैलिक एसिड एक वीक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? एक वीक एसिड होता है, ठीक है। तो मैंने आपको मान लो वैल्यू दे दी कि भाई इतना निकल रहा है, ये बताओ इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 114.6 माइनस में आएगा, ये थ्योरेटिकल है। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे एनर्जी मिल कितनी रही एक्चुअली, 106.7। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कहाँ कंज्यूम हो रहा है? बोलोगे एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन में कंज्यूम हो रहा है, ये दिमाग में आपके रहना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई कितना डिसोसिएशन में यहाँ पे एनर्जी लग रही है, तो बोलोगे x लग रही है मान लो, तो कैसे निकालोगे? बोलोगे आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल का, और वो डिफरेंस जो है पॉजिटिव में आप रिपोर्ट करेंगे क्योंकि डिसोसिएशन में एनर्जी वहां कंज्यूम होनी है। तो देखो ध्यान से मैंने क्या किया, मैंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो इक्वेट की किससे? बोलोगे थ्योरेटिकल वैल्यू से, और डिसोसिएशन में कितनी एनर्जी लगी उससे। इन दोनों का सम जो है प्रैक्टिकल वैल्यू बताता है, एक्चुअल वैल्यू बताता है, ठीक। मेरे को क्या क्या मालूम था? बोलोगे मुझे क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया था, ठीक, और थ्योरेटिकल वैल्यू तो मुझे पता ही है कि भाई इतना होना चाहिए, तो इसका मैंने डिफरेंस निकाल लिया और मुझे फिर x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और ये आ गई x की वैल्यू। अब एक बात को समझो जरा कि x की वैल्यू जो आपने यहाँ निकाली, देखो यहाँ पे तुमने पर मोल पुट किया है, ये पर मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, यहाँ मैंने समझाया ना भाई। देखो ये पर इक्विवेलेंट यहाँ नहीं कह सकते हम, वो तो 2 इक्विवेलेंट के लिए है, डबल करने पे जो वैल्यू है, तो या तो आप उसको पर 2 इक्विवेलेंट कहो या उसे कहो पर मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो देखो ये जो वैल्यू है 114.6, ये पर मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड की थ्योरेटिकल वैल्यू है। ये 106.7 जो है ये पर मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड की एक्चुअल वैल्यू है। तो ये पर मोल वैल्यू ऑक्सैलिक एसिड की, पर मोल वैल्यू ऑक्सैलिक एसिड की है, ये एक्सपेरिमेंटल, ये थ्योरेटिकल। तो भैया ये जो डिसोसिएशन मिलेगा ये भी तो पर मोल मिलेगा ना। तो तुमने जो x सॉल्व किया पहले आपको वो क्या मिला? पर मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज पर मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड की क्योंकि आपको पता है वैलेंसी 2 होती है, यहाँ देखो वैलेंसी 2 होती है, तो जब आपको मैं कहूं पर इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो बोलोगे कि पर मोल वाली वैल्यू को 2 से आप डिवाइड कर दो, है ना, पर इक्विवेलेंट उसका हाफ हो जाएगा 7.9 का। तो ये बहुत छोटी सी बात है यूनिट के रेस्पेक्ट में, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, इसको अच्छी तरह समझ लेना। देखिए इसमें कुछ बातें हमें और समझनी है, जैसे HCl का मैंने एक्वा सोल्यूशन लिया, NaOH का मैंने एक्वा सोल्यूशन लिया, दोनों को न्यूट्रलाइज किया, तो ये दोनों स्ट्रांग हैं, तो इनका जो पर इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा 57.3 होता है, नेगेटिव यानी एनर्जी रिलीज हो रही है, और इसको किलो कैलोरी में चेंज करना आपको आना चाहिए, 4.18 से इसको आप डिवाइड कर दो तो किलो कैलोरी में चेंज आएगा पर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यहाँ मुझे ये समझना है कि अगर मैं इसको वन इक्विवेलेंट न लूँ, कुछ और लूँ, भाई ये वैल्यू तो पर इक्विवेलेंट है ना,
तो अगर मैं यहाँ कोई और वैल्यू लूँ, उसका अमाउंट चेंज कर दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो, जैसे मैंने इसका 0.25 इक्विवेलेंट लिया, इसका 0.4 इक्विवेलेंट लिया, तो क्या ये पूरी तरह रिएक्ट करेगा? बोल के नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 0.25 इसमें लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि कौन है जो लिमिटिंग है, कौन है जो लिमिटिंग है। तो जो लिमिटिंग है वो 0.25 वाला HCl है। लिमिटिंग डिसाइड करता है कि बनने वाला जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी। देखो, पर इक्विवेलेंट की एनर्जी आपके सामने है, आपको क्या निकालना है? 0.25 के लिए लिमिटिंग। बोले सर 0.4 के लिए क्यों नहीं निकाल रहे हो आप? अरे भाई 0.25 कम पड़ गया, बाकी बच जाएगा, इसका 0.25 रिएक्ट कर जाएगा और बाकी बेस बच जाएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन तो केवल 0.25 की मानी जाएगी ना। इसका मतलब जो आपका आंसर यहाँ आएगा वो जो पर इक्विवेलेंट की वैल्यू है उसमें 0.25 इक्विवेलेंट के लिए बस आपको निकालना है। तो ये आ गया किलो जूल में आंसर। और अगर आप किलो कैलोरी में निकालना चाहते हो तो 13.7 को आप 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किलो कैलोरी में आ गया। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मेरे को ये मोल में दिया होता 0.6 मोल एंड 0.5 मोल, अब क्या करूं मैं? तो बोलोगे पहले आप इसको इक्विवेलेंट में चेंज करो, ठीक है ना, मोल से सॉल्व नहीं करेंगे डायरेक्ट। बोलोगे फॉर्चुनेटली इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी भी 1 है, तो ये जो 0.5 मोल दिया है ना, ये एक्चुअली आप समझो ये 0.5 इक्विवेलेंट है। और जो 0.6 मोल HCl का दिया है, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी 1 है, तो इसको हम 0.6 इक्विवेलेंट ले सकते हैं। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी होता है। अब आप बताओ लिमिटिंग कौन? बोलोगे लिमिटिंग वो जो कम पड़ जाए, तो इक्विवेलेंट्स में जो कम है वो लिमिटिंग मान लेंगे आप। अब ये लिमिटिंग डिसाइड करेगा कि सामने कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो 57.3 जो है 1 इक्विवेलेंट के लिए थी, तो 0.5 इक्विवेलेंट के लिए तो ऐसे निकलेगी ना मल्टीप्लाई करके किलो जूल में। और 13.7 किलो कैलोरी में थी, हमने 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो है किलो कैलोरी में आ गई। ठीक है, तो ये समझ में आपको आना चाहिए। और देखो, जैसे जैसे हमको यहाँ पर HCl का 100 ml 3 मोलर और NaOH का 100 ml 2 मोलर सॉल्यूशन दिया है। तो कभी कभी सॉल्यूशन इस तरीके से दिया रहता है। बोल गए हमें ये बात पता रहनी चाहिए, क्या बात? कि नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये हमको ग्राम इक्विवेलेंट्स या इक्विवेलेंट्स की इंफॉर्मेशन देता है, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। तो बोल तो मोलैरिटी है ना, तो बोल कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। तो क्योंकि इनकी वैलेंसी दोनों की 1 है, तो जो मोलैरिटी है वही उसकी नॉर्मेलिटी मानी जाएगी। तो 3 नॉर्मल ये माना जाएगा और 2 नॉर्मल ये माना जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम 100 ml है, तो तुम इसको कह सकते हो ना 1000 डिवाइड करके 0.1 लीटर है। तो दोनों 0.1 लीटर दिए गए हैं और नॉर्मेलिटी आपके सामने है। आप इक्विवेलेंट निकाल लो ना भाई। कैसे? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो देखो 3 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 0.1 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 0.3 इक्विवेलेंट आएगा। ठीक, और यहाँ पे 2 नॉर्मल को 0.1 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 0.2 इक्विवेलेंट आएगा। चलो बताओ लिमिटिंग कौन? आप समझ रहे हैं? आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी आपने उसको पहले इक्विवेलेंट्स में चेंज किया, फिर आपने देखा कि जो कम इक्विवेलेंट्स हैं वो 0.2 है, क्योंकि अगला तो 0.3 है। तो कम वाला क्या माना जाएगा? लिमिटिंग। कम वाला क्या माना जाएगा? लिमिटिंग। अब ये डिसाइड करेगा कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो 57.3 1 मोल के लिए है, लेकिन यहाँ केवल 0.2 इक्विवेलेंट ही न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक, 13.7 जो है वो पर इक्विवेलेंट के लिए है, लेकिन 0.2 इक्विवेलेंट के लिए हमको इसमें निकालना है। आप ध्यान दो कि आप कितना इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज करा रहे हो। अच्छा, मान लो ऐसे दिया है 50 ml 2 नॉर्मल, 40 ml 3 नॉर्मल। ठीक, तो जरा इसमें बताओ तो कैसे निकालें? बोलोगे कि नॉर्मेलिटी पता है और वॉल्यूम को लीटर में लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 नॉर्मल और वॉल्यूम यहाँ हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 0.05 ये आएगा। ठीक, और ये आ जाएगा 0.1 के बराबर। अच्छा, यहाँ अगर आप देखोगे मल्टीप्लाई कर लो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर लेकर, तो इसमें जानते हो क्या आएगा? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर लोगे तो इसमें आएगा 0.12। सॉल्व कर लेना। अब बताओ लिमिटिंग कौन है? बोलोगे लिमिटिंग ये माना जाएगा इक्विवेलेंट्स में। भाई ये 0.1 है ना केवल,
ये तो 0.12 है, ज्यादा है ना ये तो ये 0.1 डिसाइड करेगा एनर्जी कितनी मिलेगी। 57.3 इंटू 0.1 किलो जूल और माइनस 13.7 इंटू 0.1 किलो कैलोरी, ये निकल गई एनर्जी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि उन्होंने वैल्यू मास में दी हो, जैसे मुझसे कहा जाए कि 4 ग्राम HCl, ठीक है ना, और 4 ग्राम NaOH, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, अब बताओ कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो सुनो, मेरा टारगेट क्या है, इसको इक्विवेलेंट में चेंज करना, ठीक। और मैं आपको बता दूं कि इक्विवेलेंट निकालने का एक और तरीका ये होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू जो उसका मास होता है सब्सटेंस का डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अच्छा, HCl की अगर हम बात करें तो HCl का मोलर मास भी 36.5 है और इक्विवेलेंट वेट भी 36.5 है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है इसलिए। तो जिनकी वैलेंसी 1 होती है ना, उनका मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट बराबर आता है। क्यों बराबर आता है? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी के बराबर होता है, इसलिए। तो अगर n की वैल्यू 1 आएगी तो मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट बराबर ही आएगा ना। तो हमें करना क्या है, हमको इस मास को इक्विवेलेंट्स में चेंज करना है। तो गिवन मास हो गया 4 डिवाइड बाय 36.5, उसका इक्विवेलेंट वेट, तो ये आ गए इक्विवेलेंट्स। और ये हो गया 4 डिवाइड बाय 40, ये आ गया इसके इक्विवेलेंट। चलो बताओ किसके इक्विवेलेंट कम है। बोलोगे दोनों के, देखो 4 ऊपर एक जैसा है, नीचे की जो वैल्यू है 40 ये ज्यादा है। तुम्हें पता है जब नीचे की वैल्यू ज्यादा रहती है और ऊपर की सेम हो तो वो वैल्यू स्मॉल हो जाएगी ना, छोटी जाएगी ना, तो ये वाली वैल्यू छोटी मानी जाएगी और ये ज्यादा है। तो जो छोटी वैल्यू होती है वही तो लिमिटिंग होती है। तो इस केस में लिमिटिंग वैल्यू क्या मानी जाएगी, बोलोगे NaOH लिमिटिंग वैल्यू, और उसको सॉल्व कर लो तो 0.1 आएगा। इसका मतलब इस बार NaOH डिसाइड करेगा, NaOH डिसाइड करेगा, जो खुद 0.1 आ रहा है। 4 डिवाइड बाई 40 कितना है, 0.1, यानी कि -57.3 इंटू 0.1, इसको तुम किलो जूल में कह सकते हो, और या फिर -13.7 इंटू 0.1, इसे भी किलो कैलोरी में कह सकते हो। तो आपको ये समझ में आना चाहिए था कि आपने मास को इक्विवेलेंट्स में चेंज किया और जो इक्विवेलेंट कम था उसको लिमिटिंग माना, और उसी की मदद से फिर आपने सॉल्व किया कि भाई कितनी एनर्जी रिलीज होगी। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, एकदम वर्बल क्वेश्चन है, समझो। देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर HCl 1 मोलर H2SO4 आर न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है। मतलब HCl और H2SO4 दोनों आपने क्या लिया, 1 मोलर 1 मोलर, और दोनों का मान लो V आपने वॉल्यूम न्यूट्रलाइज कराया बाय डाइल्यूट NaOH। तो NaOH तो फिर आपने एक्सेस में लिया होगा कंप्लीटली, क्योंकि कह रहा है ना, तो NaOH तो आपने उतना लिया होगा प्रोपोर्शनली जितनी इसकी जरूरत है, जितनी इस H2SO4 की जरूरत है। अच्छा, आगे अब क्या हुआ, यहाँ पे कह रहा है कि इसमें x किलो कैलोरी एनर्जी निकली HCl वाले केस में, और H2SO4 वाले केस में y किलो कैलोरी एनर्जी निकली, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है XY का रिलेशन बताओ। चलो बताओ, देखो इन दोनों में भाई NaOH तो दोनों में सेम लिया गया है, जो क्वांटिटी डिफर कर रही है वो HCl की और H2SO4 की डिफर कर रही है। तो क्या डिफर कर रही है, बोलोगे ये 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है। अगर मान लो सेम वॉल्यूम है, मान लो दोनों का मैंने 1 लीटर लिया, दिया तो है नहीं, मान लेते हैं दोनों क्या लिया है मैंने, 1-1 लीटर लिया है। तुम्हें पता है HCl की वैलेंसी 1 होती है तो 1 मोलर यानी 1 नॉर्मल भी हो जाएगा। H2SO4 की वैलेंसी 2 होती है तो ये 2 नॉर्मल आएगा। तो देखो, वॉल्यूम बराबर है लेकिन नॉर्मेलिटी में इसके नॉर्मेलिटी से इसकी नॉर्मेलिटी डबल है। मोलैरिटी भले ही सेम है बट नॉर्मेलिटी H2SO4 की डबल है, इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट्स डबल आएंगे। तो HCl के जितने इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं उसके डबल इक्विवेलेंट H2SO4 के न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा डबल वैल्यू रिलीज हो रही है। तो x के मैग्नीट्यूड से y का मैग्नीट्यूड क्या है, डबल है। इसका मतलब जब आप x को 2 टाइम्स करोगे तब जाके वो y के बराबर आएगा, या एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। x इज इक्वल्स टू y बाई 2। और देखो, जैसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 4 एसिड दिया है ABCD करके, A के लिए है ये वैल्यू B के लिए है, ये इनकी न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पीज हैं। आपको ये दिखाई देना चाहिए
कि जो इनकी ये वैल्यूज दी गई हैं किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट है ये, ठीक। इन वैल्यूज को देखकर ये कह रहा है कि एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। सुनो, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होते ये सारे तो 13.7 किलो कैलोरी में बात करें अगर 13.7 एनर्जी रिलीज होती, लेकिन अगर इससे कम एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब वो वीक एसिड है, और जितना वीक एसिड है उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा एनर्जी किस में रिलीज हो रही है, ए में, तो ए स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। उसके बाद किस में एनर्जी रिलीज हो रही है, डी में, तो डी उसके बाद आएगा। उससे कम किस में रिलीज हो रही है, तो सी में, और सबसे कम किस में रिलीज हो रही है, तो बी में। तो ये हमने डिसाइड कर लिया एसिडिक कैरेक्टर, मतलब जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है इस रिएक्शन में, और जो वीक एसिड है वो उतना ही कम एनर्जी रिलीज कर रहा है इस रिएक्शन में। और देखो, द टेम्परेचर ऑफ 5 ml स्ट्रॉन्ग एसिड increases by 50 डिग्री when 5 ml strong base is added to it, ठीक है। यानी कि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड 5 ml लिया, स्ट्रॉन्ग बेस 5 ml लिया, दोनों को रिएक्ट कराया तो कुछ एनर्जी मिली और जो एनर्जी रिलीज हुई उसने उस सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ा दिया 5 डिग्री, ऐसा दिया है। अब ये कहा गया है कि अगर उन दोनों का 10 ml लिया जाए तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा। देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, पेन नहीं चलाना, दिमाग चलाना है भैया। जब 5 ml और 5 ml आपने एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कराया तो एनर्जी रिलीज हुई कुछ, और उसने कुछ टेम्परेचर राइज किया। अब जब 10 ml और 10 ml आप न्यूट्रलाइज कराओगे तो नो डाउट आपने ये जो है डबल कर दिया ना, तो एनर्जी भी डबल हो जाएगी। यहाँ टेम्परेचर राइज हुआ था 5 डिग्री, तो ऐसा लगता है कि यहाँ टेम्परेचर राइज डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भैया इन दोनों का अगर सम करें तो पहले जो वॉल्यूम था टोटल वो 10 ml था, अब जो वॉल्यूम है वो क्या है, 20 ml। तो जितना ज्यादा तुम वॉल्यूम ले लोगे उस पूरे वॉल्यूम का जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी भी तो ज्यादा लगेगी ना। तो 10 ml में अगर ई एनर्जी लगकर 5 डिग्री इंक्रीज किया है तो अब 20 ml में वही 5 डिग्री इंक्रीज करने के लिए 2 ई एनर्जी की जरूरत होगी, यानी टेम्परेचर राइज बराबर है, ठीक है। एनर्जी भले ही डबल रिलीज हुई है पहले के रेस्पेक्ट में, पहले ई रिलीज हुई थी, अब 2 ई रिलीज हो रही है, बट मेरे को यहाँ एनर्जी रिलीज नहीं पूछा ना कि एनर्जी डबल रिलीज होगी, टेम्परेचर राइज पूछा है। तो क्योंकि वॉल्यूम भी तो डबल हो गया ना, एनर्जी डबल हुई तो वॉल्यूम भी डबल हो गया, तो इसलिए जो टेम्परेचर राइज होगा वो तो सेम रहेगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखें तो, in which case mixing of strong acid and base of each concentration 1 normal temperature increases highest। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए कर सकते हो, समझ के सोचो। ये कह रहा है कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, ठीक। तो किसमें टेम्परेचर का इंक्रीज सबसे ज्यादा होगा, तो भैया बोलोगे कि जिसमें एनर्जी जो रिलीज हो रही है पर वॉल्यूम वो जितनी ज्यादा हो, केवल एनर्जी रिलीज से नहीं मतलब है, वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि पूरे वॉल्यूम का टेम्परेचर बढ़ाना रहता है ना। तो पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी रिलीज होगी वो जितनी ज्यादा होगी टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ेगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब एसिड बेस का सारा जो वॉल्यूम है वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज होगा, उसी वक्त वो मैक्सिमम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दे सकता है। यानी आपको इस चारों ऑप्शन में ये देखना है कि किस केस में पूरा वॉल्यूम न्यूट्रलाइज हो रहा है। देखो 15 ml अगर एसिड लोगे और 20 ml अगर अल्कली लोगे, जबकि दोनों के दोनों 1 नॉर्मल है, तो क्या पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। केवल 15 इसका और 15 इसका न्यूट्रलाइजेशन हो पाएगा, तो 30 का हो पाएगा न्यूट्रलाइजेशन, लेकिन बाकी तो इसमें कुछ अमाउंट बच जाएगा ना, तो वो तो न्यूट्रलाइज हुआ नहीं, इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी तो नहीं निकल पाई ना। तो वो जो टेम्परेचर जितना रिलीज होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, वो यहाँ उतना नहीं बढ़ेगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैक्सिमम वाला केस वो होगा जिसमें पूरा वॉल्यूम दोनों का न्यूट्रलाइज हो जाए।
जैसे 10 ml HCl सॉरी एसिड और 40 ml, तो ये भी पूरा नहीं होने वाला न्यूट्रलाइज, केवल 10 ml होने वाला है, तो बहुत इसमें पोर्शन बच जाएगा जो एनर्जी रिलीज करेगा नहीं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको एनर्जी तो चाहिए ना। और बिल्कुल सी ऑप्शन अगर देखें तो ये 25 ml एसिड 25 ml अल्कली, ये है वो ऑप्शन जो हम खोज रहे थे, यानी कि ये दोनों मिलके पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करेंगे और इनका एक एक कतरा, एक एक ड्रॉप एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहीं राइज होगा, क्योंकि बाकी सभी केस में कोई कम पड़ जा रहा है और कोई ज्यादा है, तो ज्यादा वाला कुछ पोर्शन बच जा रहा है, तो वो तो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है ना, बट टेम्परेचर बढ़ाने में तो उसमें एनर्जी लगेगी ना, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, सी। अंडर द सेम कंडीशन हाउ मेनी ml of 1 molar KOH and 0.5 molar H2SO4 solution respectively when mixed for total volume of 100 ml produces highest rise in the temperature। यानी जो अभी क्वेश्चन हमने किया ना, ये बिल्कुल वैसा ही है, और थोड़ा सा समझ के इसको करेंगे। देखो इन सब क्वेश्चन में आपके लॉजिक स्ट्रांग होने चाहिए, ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। आपको टोटल वॉल्यूम कितना बनाना है, 50, ठीक। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो एसिड और बेस आप यूज करना चाहते हैं, एसिड और बेस यूज करना चाहते हैं, वो इस तरीके से आप यूज करें कि उसका एक एक ड्रॉप पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक। तो यानी कि दोनों का एनवी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों का एन इंटू वी सेम होना चाहिए। ऊपर तो हमने केवल वॉल्यूम देखा था सेम, क्योंकि भैया एन तो सेम था ना, वन नॉर्मल वन नॉर्मल। अगर दोनों का वन नॉर्मल नहीं होता सेम, तो हम ये देखते हैं कि किसका एसिड का एनवी कितना है, बेस का एनवी कितना है, और किस केस में ये एनवी बराबर है, उसी केस में मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी पर यूनिट वॉल्यूम, तो टेम्परेचर राइज मैक्सिमम हो सकता है। और हमको यहाँ पे वही निकालना है, हाईएस्ट राइज। तो सुनो ठीक से, 1 मोलर KOH 0.5 मोलर H2SO4, तो 1 मोलर KOH 1 नॉर्मल भी होगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, इसलिए तो 1 नॉर्मल हुआ ये 0.5 मोलर जरूर है, बट इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो उसको जस्ट डबल कर दोगे मोलैरिटी को, तो ये 1 नॉर्मल हो गया। यानी कि दोनों की मोलैरिटी भले ही डिफरेंट हो, ठीक, लेकिन दोनों के यहाँ पे नॉर्मेलिटी फिर से क्या आ गई, सेम आ गई, तो सेम नॉर्मेलिटी है। मैंने बोला एनवी इनके अगर सेम होंगे तो हाईएस्ट राइज शो करेगा, यानी कि अब केवल आपको क्या चेक करना है, वॉल्यूम चेक करना है। तो वॉल्यूम किस रेशियो में आप लेंगे इसमें, तो बोलोगे कि जब एन और एन बराबर है तो वी और वी भी बराबर होगा, तभी तो एन वी बराबर आएगा। तो आंसर क्या आएगा इसमें, 1:1, यानी इसका 50 ml लोगे, इसका 50 ml लोगे, और इसका भी क्या लोगे, 50 ml, तो वो मैक्सिमम राइज शो करेगा। क्योंकि ये 50 इंटू 1 50 मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे बेस के, और ये भी पॉइंट, ये 1 नॉर्मल आ जाएगा, 0.5 से 1 नॉर्मल, तो ये भी 50 मिली इक्विवेलेंट्स आएगा। तो यानी कि 50 ml लेने पे 100 में से हमने आधा आधा कर दिया, तो 50 ml लेने पे दोनों के इक्विवेलेंट्स क्या हैं, बराबर आएंगे, और एक एक ड्रॉप एसिड का बेस का न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो हाईएस्ट राइज शो करेगा। अब एक एग्जांपल पे आते हैं। देखो MgO को अगर HCl से हम न्यूट्रलाइज करें, तो इस इक्वेशन के थ्रू तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, उसको समझने से पहले ये देखो कि MgO है कितना, यहाँ पे 1 मोल है ना, 1 मोल है। HCl लेकिन कितना ले रहा है वो, 2 मोल, ये 2 मोल है, दिस इज 2 मोल, ठीक है। तो 1 मोल ये है और 2 मोल HCl है। अब इक्विवेलेंट्स में बात करें तो MgO की वैलेंसी 2 आएगी, इसकी वैलेंसी 2 आएगी, क्यों, क्योंकि देखो होता क्या है इसमें, Mg पे 2 पॉजिटिव और O पे 2 नेगेटिव होता है, तो ऐसे केस में जो टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम वैलेंसी मानते हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो इसीलिए 1 मोल का 2 इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन HCl की वैलेंसी तो 1 ही रहेगी, 1 रहेगी। तो ये 2 मोल से 2 इक्विवेलेंट रहेगा, 2 मोल से 2 इक्विवेलेंट, यानी कि MgO 2 इक्विवेलेंट है और HCl भी 2 इक्विवेलेंट है। अब ये बताओ कि दोनों अगर 2 इक्विवेलेंट हैं तो एनर्जी कितनी रिलीज होनी चाहिए। तो बोलोगे थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों बात कर रहे हैं, बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल वहां डिफर कर जाएगा जहां कोई कंपोनेंट क्या है, वीक है,
हो सकता है कोई एक कंपोनेंट वीक हो, सकता है दोनों कंपोनेंट वीक हो। यहाँ MgO वीक बेस होता है भाई, MgO क्या होता है, वीक बेस। तो इसका मतलब इसीलिए यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू में डिफरेंस आएगा। ठीक, तो कैसे निकालें उसको, तो सुनो, ध्यान से सुनो। देखो थ्योरेटिकल वैल्यू आखिर है तो टू इक्विवेलेंट ना, बेस और टू इक्विवेलेंट एसिड, MgO बेस होता है। टू इक्विवेलेंट में तो बताओ कितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए टू इक्विवेलेंट के लिए, तो बोलोगे डबल निकाल लो आप उसको, डबल करके। बोले लेकिन आप इसमें पर मोल क्यों डिफाइन कर रहे हो, पर इक्विवेलेंट क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हो। भैया टू इक्विवेलेंट और टू इक्विवेलेंट के लिए है तो पर इक्विवेलेंट क्यों डिफाइन करूं मैं फिर। तो बोलोगे पर मोल किसका पर मोल, ऑब्वियस सी बात है MgO का पर मोल, क्योंकि HCl का लिए वो 2 मोल हो जाएगा ना, तो MgO का पर मोल। तो ये जो पर मोल लिखा हुआ है ना, ये किसके लिए लिखा हुआ है पर मोल, MgO। तो पर मोल ऑफ MgO थ्योरेटिकल वैल्यू इसका डबल होनी चाहिए थी, इसका डबल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो इतनी वैल्यू आनी चाहिए थी पर मोल ऑफ MgO। ठीक, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आपको पता है कम आएगी, कम आएगी क्योंकि MgO वीक बेस है। तो आप इतना जरूर कह सकते हैं कि हमको थ्योरेटिकली इतनी वैल्यू मिलनी चाहिए थी, लेकिन प्रैक्टिकली हमको मैग्नीट्यूड वाइज लेस वैल्यू मिलेगी 114.6 से पर मोल MgO। प्रैक्टिकल वैल्यू कम होगी, ये आपको समझ में आना चाहिए। मैग्नीट्यूड कम होगा, साइन माइनस ही रहेगा, मैग्नीट्यूड लेकिन कम होगा। ठीक अब एक बात और समझो, ये मैंने पर मोल MgO डिस्क्राइब किया, अगर मैं पर इक्विवेलेंट डिस्क्राइब करूं तो फिर बोलो। तो सुनो, अगर मैं पर इक्विवेलेंट डिस्क्राइब करना चाहूं तो ये बताओ कि ये तो टू इक्विवेलेंट और टू इक्विवेलेंट के लिए डबल किए थे ना आप लेकिन अभी भी अगर आप सोचो कि आप इसको वन इक्विवेलेंट और वन इक्विवेलेंट ही लिए होते तो थ्योरेटिकल वैल्यू तो 57.3 होती ना। तो अगर आप इसमें भी पर इक्विवेलेंट डिफाइन करोगे थ्योरेटिकल तो वो इतनी ही होनी चाहिए, वो तो इक्वेशन में ये टू इक्विवेलेंट था इसलिए हमने इसको डबल किया। ठीक, और सुनो, तो MgO का वन इक्विवेलेंट HCl का वन इक्विवेलेंट लेने पर एनर्जी इतनी रिलीज होनी चाहिए थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है सामने वाली, ये थ्योरेटिकल। लेकिन एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रिलीज होगी वो क्या होगी, बोल के ऑब्वियस ही बात है लेस होगी। तो देखो टू इक्विवेलेंट के लिए यानी पर मोल MgO के लिए ये थ्योरेटिकल है 114.6 और उससे कम एक्सपेरिमेंटल है, और पर इक्विवेलेंट अगर डिफाइन करोगे तो 57.3 थ्योरेटिकल है और एक्चुअल वैल्यू 57.3 से कम आएगी, मैग्नीट्यूड कम होगा, साइन माइनस ही रहेगा। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझो कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस रिएक्शन का जो ओवरऑल एनर्जी निकल रहा है वो कितना है, तो मैं कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड वाइज वो 114.6 से कम है। ध्यान से देखो, 114.6 से कम है, मतलब जितना डबल करके निकलता उससे तो कम है, लेकिन सिंगल वाले से तो ज्यादा है ना भाई। इसके टू इक्विवेलेंट के लिए इतना निकलना था बट इससे कम निकला, बट इतना भी कम थोड़ी हो जाएगा कि वो 57.3 से पर मोल निकलेगा, कम। तो यानी कि जो एक्चुअल एनर्जी होगी इसकी, वो उसकी एक्चुअल एनर्जी कितनी होगी, बोलोगे 57.3 से तो ज्यादा होगी लेकिन 114.6 से कम होगी। तो ये भी एक अलग क्वेश्चन बन गया कि इस रिएक्शन में एनर्जी कितनी रिलीज होगी, चार ऑप्शन आपको दे देंगे। आपको पता होना चाहिए कि एक इक्विवेलेंट वाले से तो ज्यादा होगी, क्योंकि ये दो इक्विवेलेंट के लिए निकाल रहे हो ना, तो एक इक्विवेलेंट से तो ज्यादा आएगी नेट एनर्जी इसमें। लेकिन हाँ, टू इक्विवेलेंट के लिए जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। और बात करें if the heat of neutralization is 13.7 kilocalorie at 25 degrees Celsius and delta H formation for H2O liquid is minus 68 kilocalorie, then standard enthalpy of OH would be। देखो, जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है ना, वो एक्चुअली वाटर के फॉर्मेशन यानी इस रिएक्शन के बराबर ही उसकी एंथैल्पी होती है। H पॉजिटिव एक्वस, OH नेगेटिव एक्वस, ये मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, स्ट्रॉन्ग बेस से आया और दोनों ने मिलकर क्या बनाया, H2O। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और इसी की एंथैल्पी को आप एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हो, जो आप जानते हो 57.3 किलो जूल या फिर 13.7 किलो कैलोरी होती है। ठीक, अब हमको जो क्वेश्चन पूछा है
उसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH पूछा है। तो क्या मतलब और कैसे करें, तो सुनो। मैंने पहले रिएक्शन लिखी कि भाई H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलकर H2O बनाते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और मुझे इस रिएक्शन का न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी -13.7 गिवन है। आप ये बताओ, आपने जब तक सीखा, आप इस रिएक्शन को देखकर ये कह सकते हो ना कि भाई ये जो रिएक्शन लिखी गई है उसकी जो एंथैल्पी है इन टर्म्स ऑफ समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड, ऐसा लिखते हो ना। अब ये बताओ क्या है प्रोडक्ट साइड में, बोलोगे क्यों H2O है यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ये हो गया प्रोडक्ट साइड 1 मोल के लिए। और रिएक्टेंट साइड में क्या क्या है, बोलोगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव है, और साथ में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव है। ये आपने एक्सप्रेशन लिखा। अब वैल्यूज पुट करो, तो बोलोगे हमको तो रिएक्शन की एंथैल्पी पता है, तो ठीक है लिखो कितनी पता है, 13.7 किलो कैलोरी माइनस में, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया है, बोलोगे बिल्कुल दिया है, ये दिया है -68 किलो कैलोरी, तो इसकी वैल्यू है -68 किलो कैलोरी, सब किलो कैलोरी में चल रहा है। आपको मैं ये पहले ही पढ़ा चुका हूं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव मैंने पढ़ाया था, याद करो क्या होता है, 0 होता है, ठीक। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में इसको पढ़ाया है, और ये 0 हो जाएगा इसका मतलब, और ये मुझे निकालने को कहा गया है, तो ये वैल्यू इसको तो इग्नोर कर देंगे। तो इसको आप इग्नोर करने के बाद ये, इसको मान लो आप x वैल्यू है, ये जो सॉल्व करना है x वैल्यू है, तो आप इसको इस तरफ ले जाओ, तो यहाँ जाके 68 प्लस में हो गया -13.7, और ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर -x। तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, है ना। ये तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू आ जाएगी इतनी 54.7 किलो कैलोरी, ठीक है, माइनस में। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच एसिड हैज मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो सारे एसिड तो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं और ये सब स्ट्रांग होते हैं, लेकिन HF क्या होता है, वीक एसिड होता है। अच्छा, अगर कोई वीक एसिड या बेस है तो आपने पढ़ा हुआ है कि उसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम होती है, ठीक। जरा इसको समझो, और जैसे मैंने इन जनरल एक HX के साथ, कोई भी HX, HF, HCl, HBr, HI के साथ NaOH की रिएक्शन कराई, तो बताओ इसमें कितनी हीट रिलीज होनी चाहिए। देखो HCl के साथ, HBr के साथ और HI के साथ, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो इनके अगर 1 इक्विवेलेंट को लोगे आप, तो वहां पे जो हीट रिलीज होगी वो होगी -57.3 किलो जूल, या कैलोरी में कहो तो -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, ठीक है। लेकिन HF के साथ ऐसा नहीं है, HF के साथ अनएक्सपेक्टेड वैल्यू है। HF के साथ ये सबसे ज्यादा हीट रिलीज करता है, जो कि कम होना चाहिए, बात को सुनना। ये वीक एसिड है, इसके साथ वैल्यू कम रिलीज होनी चाहिए थी। वीक के साथ को अगर कोई भी कंपोनेंट वीक होता है, चाहे एसिड चाहे बेस, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम हो जाती है। लेकिन यहाँ उल्टा है, ये वीक है फिर भी इसकी ज्यादा है। इन सभी में सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, HF की है। अब वो क्यों है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो HF इज अ वीक एसिड, ठीक है, बट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज मच हायर देन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए तो ये वाली वैल्यू है ना 57.3 13.7 किलो कैलोरी, तो इसकी वैल्यू उनसे भी ज्यादा होती है। क्यों होती है तो उसका रीजन सुन लो, क्वेश्चन अगर आता है तो आप क्या जवाब देंगे कि वो जो एक्स्ट्रा हीट रिलीज हुई होगी, क्यों हुई होगी, ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन छोटा होता है इन सभी में, और इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा नेगेटिव होती है। तो इसमें ड्यू टू हाइड्रेशन जो एंथैल्पी रिलीज होती है, हम वो रीज़न देते हैं कि इसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड यहाँ ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही
होगी। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन क्या डिस्कस किया कि हाइड्रोजन हैलाइड में HF सबसे वीक है, लेकिन इसका अनएक्सपेक्टेड तरीके से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। और वो क्यों है, आप रीज़न देंगे कि फ्लोराइड का जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा इसमें अगला पहलू क्या है, सुनो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ये अगला क्वेश्चन है कि भाई हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HF विथ स्ट्रॉन्ग बेस इज -16.4 किलो कैलोरी। देखो ये होना कितना चाहिए था, 13.7 किलो कैलोरी अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेते, लेकिन आपने यहाँ पे HF एक वीक एसिड लिया और अनएक्सपेक्टेड ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, 13.7 से भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। इस डिफरेंस को नोटिस करो, ये डिफरेंस क्यों होगा अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक रीजन तो हमने दे ही दिया है कि भाई हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड ज़्यादा होता है इसलिए ऐसा है। बट यहाँ क्वेश्चन बनाते हैं ये एग्जामिनर्स की, हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HF आप निकालिए। ठीक है, देखो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और दोनों कंपोनेंट स्ट्रांग होते हैं, तो स्ट्रांग कंपोनेंट मैं समझा चुका हूं कि हम ये मान के चलते हैं कि उनका जो डिसोसिएशन एक्वस मीडियम में वो एनर्जी कंज्यूम नहीं किया है, एक्वस मीडियम में एनर्जी कंज्यूम नहीं किया है, लेकिन वीक एनर्जी कंज्यूम करता है वीक कंपोनेंट। अब ये वीक कंपोनेंट तो एनर्जी कंज्यूम करना चाहिए ना, ऐसा ही दिमाग में आ रहा है। लेकिन अब जरा क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। देखो हमें पहला जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो वीक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन का दिया है। ठीक है, इसका मतलब हमें दिमाग में क्या आना चाहिए कि HF को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मैंने न्यूट्रलाइज कराया और ये वैल्यू मुझको दी गई है -16.4 किलो कैलोरी। अच्छा ये तो हम जानते ही हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड H पॉजिटिव जो दे रहा है और एक स्ट्रॉन्ग बेस जो OH नेगेटिव दे रहा है, अगर आप उसको न्यूट्रलाइज कराओगे तो ऐसे न्यूट्रलाइजेशन में कितना रिलीज होता है, -13.7। ये तो स्टैंडर्ड है, बट यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड 16.4 रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HF निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HF? क्वेश्चन की डिमांड को समझो कि निकालने को कहा क्या है। हमको निकालने को कहा है HF अगर आयनाइज होगा तो H पॉजिटिव और F नेगेटिव में होगा। हमको इसी रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है, इसको हम आयनाइजेशन कहेंगे, HF का आयनाइजेशन। बताओ इस रिएक्शन का आयनाइजेशन इस गिवन इन्फॉर्मेशन से कैसे निकालें? तो दिमाग में आ रहा है कि अगर ये पहली इक्वेशन है ये वाली और ये सेकंड इक्वेशन है, तो क्या आ रहा है कि मेरे को HF यहाँ लेफ्ट साइड में चाहिए, है ना, ये लेफ्ट साइड में चाहिए, तो ये HF लेफ्ट साइड में है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेरे को H पॉजिटिव राइट साइड में चाहिए और यहाँ H पॉजिटिव लेफ्ट में है, तो ये मैं इस तरफ लाना चाहता हूँ, मतलब इस रिएक्शन को रिवर्स करूंगा। यानी मैं एक काम करने वाला हूँ कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसको पाने के लिए मैं इक्वेशन 1 को तो एज इट इज ले लिया, लेकिन इक्वेशन 2 को मैंने रिवर्स करके लिया। रिवर्स करने का मतलब होता है माइनस कर देना। इसका मतलब कि मैंने जो पहली इक्वेशन है उसको तो एज इट लिया, यानी -16.4, लेकिन सेकंड रिएक्शन को मैंने रिवर्स किया है तो +13.7 ये हो जाएगा, और सॉल्व करने पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -2.7 किलो कैलोरी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, आयोनाइजेशन में जनरली एनर्जी कंज्यूम होती है, बट देखो HF को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये अनएक्सपेक्टेड है कि ये एक्सोथर्मिक है। बात को सुन लेना ठीक से, आयनाइजेशन एक्सोथर्मिक नहीं होता, एंडोथर्मिक होता है, बट अनएक्सपेक्टेड तरीके से HF के लिए वो एक्सोथर्मिक आता है। तो मैं अलग से यहाँ पे लिख दिया हूँ कि भाई हीट ऑफ आयोनाइजेशन इज जनरली पॉजिटिव, बट फॉर HF इन वाटर द हीट ऑफ आयोनाइजेशन इज नेगेटिव। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें कि हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड 7.58 कैलोरी पर ग्राम दिया है। यहाँ पे थोड़ा हमको यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हीट ऑफ डिसोसिएशन दिया है, मतलब कि आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए कि वीक एसिड के डिसोसिएशन में जो एनर्जी लग रही है उसकी इंफॉर्मेशन दी है। अच्छा, कैलकुलेट द एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिटिक एसिड। मतलब आपको यहाँ पे लिमिटिंग क्या दिया है कि 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज हो रहा है, ये आप मान के चलिए, और उसके लिए जितने भी एसिटिक एसिड की रिक्वायरमेंट है वो हमने लिया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकला
क्वेश्चन की डिमांड ये है कि 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरी तरह न्यूट्रलाइज करोगे, रिएक्शन लिखोगे तो वहां पे 2 मोल एसिटिक एसिड की जरूरत पड़ेगी, ठीक, तब जाकर इसमें सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। ये तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए 2 मोल एसिटिक एसिड की जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात, एसिटिक एसिड केवल एक एच देने वाला होता है तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? 1, ठीक है। और वैलेंसी 1 होने पर जितने मोल्स होते हैं उतने ही इक्विवेलेंट्स होते हैं। तो अगर इस रिएक्शन में अगर 2 मोल एसिटिक एसिड यूज हुआ है तो वो 2 इक्विवेलेंट एसिटिक एसिड माना जाएगा क्योंकि वैलेंसी 1 है। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या ये 2 OH दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। और आपको पता है कि जितने मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें वैलेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं तब इक्विवेलेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी आपके दिमाग पिक्चर बननी चाहिए कि 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब ये है कि हम 2 इक्विवेलेंट बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम स्ट्रॉन्ग बेस लेके चलेंगे और जो एसिटिक एसिड है वो क्या है? वीक एसिड है, वीक एसिड। अब कैसे इसको आगे अप्रोच करें? तो पहले दिमाग में इसको रख लो कि भाई 2 इक्विवेलेंट बेस को न्यूट्रलाइज किया गया है, ठीक, पूरी तरह से। तो इस हिसाब से जो थ्योरेटिकल वैल्यू न्यूट्रलाइजेशन की हमें मिलनी चाहिए 2 इक्विवेलेंट्स के लिए, वो मैं इसको किलो कैलोरी में लेके चल रहा हूँ। तो 13.7 किलो कैलोरी इंटू 2 करना पड़ा मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो बेस लिया है वो 2 इक्विवेलेंट लिया है ना, तो इतना किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। बट याद रखना, पर इक्विवेलेंट नहीं रिलीज होगी, वो 2 इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए रिलीज होगी। इसका मतलब कि 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए पर मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो एनर्जी रिलीज होगी वो है 13.7 इंटू 2। ये है थ्योरेटिकल वैल्यू। बोलोगे कि यहाँ एक्सपेरिमेंटल में क्यों डिफरेंस आएगा? फिर वो इसलिए आएगा क्योंकि एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। अब उसे कैसे अप्रोच करते हैं? तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी मैंने बताया इसको कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है ऐसे केस में जब कोई वीक कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, उसे कैसे निकालते हैं? जो उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू होनी चाहिए वो, और वीक कंपोनेंट का डिसोसिएशन कंसिडर करते हैं। तो थ्योरेटिकल तो हमें पता है भाई, ये थ्योरेटिकल है। डिसोसिएशन की इंफॉर्मेशन अगर पता है हमें तो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मालूम कर लेंगे, और अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पता है तो हम वीक कंपोनेंट का डिसोसिएशन एंथैल्पी भी निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या पता है? बोल के हमें यहाँ पता है डिसोसिएशन में कितनी एनर्जी लग रही है, यानी वीक कंपोनेंट की डिसोसिएशन में एनर्जी कितनी लग रही है हमें पता है। तो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालने को कहा गया है। तो देखें कैसे अप्रोच करेंगे। देखो, ध्यान से सुनते चले आओ। एसिटिक एसिड के पर ग्राम के लिए इतनी 7.58 कैलोरी एनर्जी लग रही है, ठीक है। अच्छा, ये पर ग्राम के लिए है। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है कितना होता है? 60 होता है। तो अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पर ग्राम नहीं पर मोल बन जाएगा। अब एसिटिक एसिड का पर मोल, इसका मतलब कि एसिटिक एसिड को डिसोशिएट करने के लिए पर मोल इतनी कैलोरी चाहिए। अब यहाँ पे मेन पॉइंट जहाँ गलती हो सकती है वो ये है कि इस रिएक्शन में 2 मोल एसिटिक एसिड यूज हुआ है, 1 मोल नहीं यूज हुआ है। ठीक है, आपने पर मोल एसिटिक एसिड में कितनी एनर्जी लगेगी वो तो निकाल लिया डिसोसिएशन में, बट आपको क्या करना है? बट इन दी रिएक्शन 2 मोल एसिटिक एसिड इज पार्टिसिपेटेड, तो 2 मोल के लिए कितनी एनर्जी लगेगी डिसोसिएशन में? तो बोलोगे कि 1 मोल के लिए जो आपने निकाली है ये, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कैलोरी में आंसर आ जाएगा। इतनी एनर्जी लगेगी एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन में, ठीक है। अच्छा, ये कैलोरी में है तो इसको सॉल्व किया तो मुझे ये मिला कि भाई इतने कैलोरी एनर्जी लग रही है एसिटिक एसिड 2 मोल एसिटिक एसिड के लिए। मैंने 1000 से उसको डिवाइड कर दिया, ऑलमोस्ट तो पॉइंट डेसिमल 3 बार खिसक जाएगा तो 0.9 किलो कैलोरी आ जाएगा। इसका मतलब कि एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन में इस रिएक्शन के अंदर कितनी एनर्जी लग रही है? 0.9 किलो कैलोरी, यानी मैं इसकी वैल्यू निकाल लिया। अब मैं इसे पुट कर दूंगा, ठीक है। ये वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू थी, 13.7 को 2 से मल्टीप्लाई करके निकाली गई वैल्यू थी, और 0.9 किलो कैलोरी एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन में लग रही है। वो कैलकुलेशन मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको समझाया है, समझना ठीक से। अच्छा, अब मैं इसको पुट कर देता हूँ। ये वैल्यू नेगेटिव में है, डिसोसिएशन वाली वैल्यू पॉजिटिव में है, तो कहीं ना कहीं इस वैल्यू से लेस नेगेटिव वैल्यू ही हमको मिलेगी, और ये आंसर है। ये है एक्चुअल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो इस रिएक्शन में हमें मिलेगी, ठीक है।
अब एक चीज और समझते हैं। अच्छा, मान लो अगर दोनों कंपोनेंट वीक हैं, तब जैसे एसिटिक एसिड और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों वीक कंपोनेंट हैं और रिएक्शन तो वही हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, तब क्या और कैसे चीजें आपस में रिलेट होंगी, इसको सुनो। अच्छा, मान लो अगर ये वन इक्विवेलेंट लिया गया है और ये भी वन इक्विवेलेंट लिया गया है, तो आप जानते हो कि जो उसकी थ्योरेटिकल, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू दी है। बोलोगे सर ये एक्चुअल क्यों कह रहे हो? क्योंकि भैया इसके वन इक्विवेलेंट और इसके वन इक्विवेलेंट के लिए तो 57.3 होना चाहिए ना, लेकिन ये तो कम वैल्यू रिलीज हुई है ना। इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये तो क्लियर हो गया आपको। अच्छा, एक बात और समझो, एसिटिक एसिड की वैलेंसी भी वन होती है, NH4OH की वैलेंसी भी वन होती है, इसीलिए ये वन इक्विवेलेंट लेने का सीधा मतलब है कि आप वन मोल की ही बात कर रहे हैं। यानी इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है 50.4 किलो जूल पर इक्विवेलेंट भी कह सकते हो और पर मोल भी कह सकते हो, क्योंकि आपने एसिड बेस चूज ऐसे किए हैं जिनकी वैलेंसी क्या है, वन, इसलिए ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, आगे बात करें अगर हम, तो हम ये बात जानते हैं कि कभी भी जो न्यूट्रलाइजेशन की थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, ठीक, उसमें हमेशा वीक कंपोनेंट के डिसोसिएशन को हम ऐड करते हैं, तब हमें रियल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलती है, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ तो वीक कंपोनेंट दोनों हैं, यहाँ तो वीक कंपोनेंट NH4OH भी है और साथ में एसिटिक एसिड भी क्या है, वीक कंपोनेंट है। तो अब इसमें चीजें कैसे करेंगी रिलेट? तो देखो ध्यान से, थ्योरेटिकल वैल्यू जो है उसमें मैंने वीक कंपोनेंट एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डिसोसिएशन दोनों को ऐड किया, तब मुझे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलेगी। ऐसा रिलेशन मैं यहाँ लिख सकता हूँ। और आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि थ्योरेटिकल तो चलो हमें पता रहता है, ठीक, तो आपको यहाँ पे तीन बातें पता क्वेश्चन में आ सकती हैं। या तो आपसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कह देगा निकालने के लिए और इन दोनों डिसोसिएशन को दे देगा, या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और किसी एक डिसोसिएशन को देख के दूसरा डिसोसिएशन कहेगा निकालो। मतलब तीन वेरिएबल्स हैं, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तीनों में से कोई दो दिया रहेगा और एक आपसे पूछा रहेगा। ठीक, जैसे मान लो मैंने आपको क्या दिया है यहाँ पे कि एसिटिक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइज करने पर जो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी है वो 55.4 किलो जूल पर इक्विवेलेंट या पर मोल है। ऐसा हम तब कह सकते हैं, पर इक्विवेलेंट या पर मोल, जब एसिड और बेस की वैलेंसी क्या हो, वन हो, और इसमें ऐसा ही है, दोनों की वैलेंसीज वन है। लेकिन आप ध्यान दो, वैल्यू पे 55.4 57.3 से कम है। इसका मतलब ये कि डिसोसिएशन की वजह से ये कम हुआ है। अब डिसोसिएशन कहाँ यूज हुआ होगा? ये तो स्ट्रांग है, यहाँ तो नहीं यूज हुआ होगा। बोलोगे वीक एसिड में, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में तुरंत पिक्चर आनी चाहिए कि मैं ये जो वैल्यू है इसको एक्सपेरिमेंटल लेके चलूंगा और तुरंत यहाँ से डिसोसिएशन निकाल सकता हूँ। कैसे? तो सुनो, देखो, तुम्हें पता है ना कि वहां पे जो थ्योरेटिकल वैल्यू होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी? 57.3 होनी चाहिए थी। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल। 57.3 वैल्यू निकलनी चाहिए थी, बट एक्चुअली निकली कितनी है? 55.4। तो इन दोनों मैग्नीट्यूड के बीच में जो डिफरेंस आएगा 1.9, ये क्यों है? ये डिफरेंस क्या है ये? तो बोलोगे यही तो है एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन है। यानी कि जो 57.3 है उसमें ये वैल्यू इसलिए कम हो गई क्योंकि 1.9 इतनी एनर्जी लग गई। तो तुरंत हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को देखते अंदाजा लगा लिया कि जो इसकी एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन वैल्यू है वो 1.9 किलो जूल पर मोल एसिटिक एसिड है, ये हमने निकाल लिया। ठीक, तो देखो इस इक्वेशन से मैंने एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन निकाल लिया। अब मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वो मुझको दी है, तो ये वैल्यू भी रख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कितना डिसोसिएशन एनर्जी लग रही है। तो मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया। देखो ये वैल्यू हो गई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमें दी थी 50.4, और ये हो गई थ्योरेटिकल वैल्यू कि भाई इतनी मिलनी चाहिए थी। 1.9 जो है एनर्जी कंज्यूम हो गई किलो जूल में एसिटिक एसिड में, तो बाकी एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई वो यहाँ हमको मिल जाएगी। सॉल्व कर लेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5 किलो जूल पर इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या पर मोल भी कह सकते हैं क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है इसलिए ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपने निकाल लिया ना इसको कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कितना डिसोसिएशन एनर्जी खर्च हो रही है ना। अब यहीं से क्वेश्चन और देखो,
मान लो मुझको ऐसे पूछा है कि भाई HCl और NH4OH के बीच में रिएक्शन हो रही है, क्या आप इस रिएक्शन का न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी बता सकते हो, एक्चुअल कितना होगा? थ्योरेटिकल तो बता सकते हो भाई, आप सीधा थ्योरेटिकल में क्या देखते हैं कि भाई एसिड है, बेस है, तो 57.3 थ्योरेटिकल हो गया। लेकिन एक्सपेरिमेंटल कैसे देखते हैं, तो बोलोगे वीक कंपोनेंट की वैल्यू को उसमें ऐड कर देते हैं तो वो लेस नेगेटिव हो जाता है। अब HCl तो वीक है नहीं, NH4OH वीक है, तो केवल NH4OH का डिसोसिएशन मैं ऐड करूंगा, किस में ऐड करूंगा, 57.3 में, वो वैल्यू माइनस में लेके ये वैल्यू प्लस में लेके ऐड कर दूंगा, तो मुझे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिल जाएगी। समझो, देखो थ्योरेटिकली यहाँ कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, 57.3, ठीक है, अगर दोनों स्ट्रांग होते तो। लेकिन NH4OH के वीक होने की वजह से 5 किलो जूल यहाँ एनर्जी कंज्यूम हो गई। ठीक, इसका मतलब कि इसमें मैंने ऐड किया तो लेस नेगेटिव 52.3 एनर्जी रिलीज हुई, यानी एक्चुअली इस रिएक्शन में 52.3 किलो जूल एनर्जी ही रिलीज होगी। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है।